नमस्कार दोस्तों, मैं भरत गुप्ता एक बार फिर से अपने इस छोटे से चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क पर आपका स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था संपूर्ण जो धाराएं थी हमारी, उसमें धारा 1 से लेकर 5 तक जो अध्याय 1 में है, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं उसे। धारा 1 है शीर्षक भारतीय दंड संहिता और संपूर्ण भारत में वो लागू होगा। जो आईपीसी हमारी 1860 है वो संपूर्ण भारत में लागू होगी। धारा 1 में यह बात कही गई है। धारा 2 में यह बात कही गई है कि संपूर्ण भारत के अंदर किए गए अपराधों का दंड, यानी भारत के अंदर अगर कोई भी अपराध किया जाता है, चाहे वो विदेश की किसी भी धरती से किया जाए, वो भारत के अंदर अगर अपराध का क्षेत्र भारत होगा तो वह आईपीसी के तहत ही दंडनीय होगा। इसका प्रसिद्ध केस जो था वो मैंने बताया था आपको, मुबारक अली बनाम बॉम्बे राज्य था जो 1957 में था। फिर तीसरी धारा की बात करेंगे तो धारा 3 में कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति विदेश में जाकर अगर ऐसा कोई कृत्य करता है, यानी ऐसा कोई कार्य करता है जो अपराध है, वो भारत में जो भारत में अपराध हो लेकिन वो विदेश में किया गया अपराध नहीं है, ठीक, तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति को आईपीसी के तहत भारत पर केस चला कर उसे दंडित किया जाता है। अगर यदि वो विदेशी व्यक्ति कहेगा, मतलब विदेश जो कहेगा तब, ठीक है। यानी अगर आप भारत के बाहर भी जाकर कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो भारत में अपराध है, यानी भारत के बाहर जाकर आप कोई कृत्य कर देते हैं, जैसे 497 है विवाहेतर संबंध, विदेश में जाकर किसी के साथ ऐसे संबंध बनाते हैं आप, तो भाई विदेश में तो ऐसा कोई अपराध है नहीं। लिखा है ना कि यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि वह कृत्य अपराध नहीं है, यानी वह अपराध नहीं है, यानी विदेश वाले तो छोड़ देंगे, लेकिन जब आप वापस भारत में आएंगे तो भारत में आपको आईपीसी के तहत केस चलाकर सजा दी जाएगी। धारा 4 में कहा था हमने कि भारतीय नागरिकों के द्वारा विदेशी धरती पर जो अपराध किए जाएंगे वो भी आईपीसी के तहत दंडनीय होंगे। यानी भारत का व्यक्ति होगा, वह भारत विदेश में जाकर वही अपराध करेगा तो वह भी क्या होगा, दंडनीय होगा, ठीक है। और धारा 5 में था कि कुछ कानून जो होते हैं हमारे, मैंने बताया था आपको कि आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ऐसे जो हैं इनके ऊपर आईपीसी लागू नहीं होती, बल्कि इनमें अगर कोई सैनिक ऐसा कोई अपराध करता है तो उस पर आईपीसी न लागू होगा, वरन उस सेना का कानून लागू होता है। आज यहीं तक बात हुई, कल यहीं तक बात हुई थी। आज हम बात करेंगे अध्याय 2 की। अध्याय 2 है जो 6 से 52 तक है, समान स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। पहला है धारा 6 है अपवाद। अपवाद का मतलब कि जैसे जिसे मान्य नहीं किया जाता, सामान्य अपवाद क्या होता है, अपवाद के बारे में ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वकील की पढ़ाई कर रहे होते हैं, एलएलबी कर रहे होते तो मैं इसके बारे में बताता कि अपराध क्या है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है अपवाद के लिए। अपवाद का मतलब होता है जो इससे परे होते हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि जैसे जो व्यक्ति, ये हमारे यहाँ नागरिकता कानून में होता है, नागरिक में, कि जो विदेश की धरती में पैदा होते हैं उनको भारतीय नागरिक नहीं माना जाता है, जबकि ये हमारे यहाँ के जो राजनयिक होते हैं, जो मतलब विदेश में रहते, विदेश मंत्री विदेश दूतावास में जो रहते हैं, तो उन पर लागू नहीं होता, ठीक उसी तरह, ठीक है। अपवाद है। धारा 7 की बात करेंगे तो धारा 7 आपका है वाक्यांशों का स्पष्टीकरण है, कुछ वाक्यांशों के उसमें है। धारा 8 यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया उसे। इसमें आईपीसी में लिंग व्यक्ति शब्द का तात्पर्य महिला पुरुष दोनों के अर्थ में सम्मिलित किया जाता है। यानी आईपीसी में अगर किसी लिंग की बात की जाएगी तो वह महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। उसी तरह व्यक्ति शब्द अगर कहेंगे तो व्यक्ति जो होगा वो महिला पुरुष दोनों के अर्थ में सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट हम दे रहे हैं। जैसे कोई केस लिखा जाएगा तो उसमें अगर कहीं लिंग व्यक्ति का नाम लिखा है कि फलां व्यक्ति, तो उसका मतलब ये हुआ, अगर जैसे अज्ञात लोगों के नाम मामला दर्ज किया गया या अज्ञात व्यक्ति के नाम दर्ज किया गया, तो यह जो अज्ञात व्यक्ति है वो महिला लिंग के लिए भी हो सकता है, पुल्लिंग के लिए भी हो सकता है। यही बात इसमें समझाई गई है, ठीक है। तो आईपीसी धारा 8 में कहा गया है कि आईपीसी में लिंग या व्यक्ति का जो शब्द होता है वो दोनों के लिए होता है, ठीक है। दोनों को समान अर्थ में यूज किया जाता है। धारा 9 कहते हैं वचन संबंधित एक वचन या बहुवचन, यानी अगर कहीं आईपीसी में वचन लिखा गया है तो वह एक वचन भी माना जा सकता है और बहुवचन भी, ये इसमें बात कही गई है। धारा 10 की बात करेंगे तो पुरुष एवं स्त्री की परिभाषा। पुरुष शब्द किसी भी आयु के नर का प्रतीक होता है और स्त्री शब्द किसी भी आयु के महिला का। मतलब अगर हम बात करेंगे कि इस पुरुष शब्द की, तो पुरुष शब्द जो है वो किसी भी आयु के नर का, यानी अगर 1 साल का भी लड़का है या 6 माह का भी लड़का है, अगर किसी प्रकार का ऐसी केस वगैरह आता है, अपराध वगैरह, तो उनको परे रखा जाता है। लेकिन आप आगे पढ़ेंगे कि 7 वर्ष से कम के जो होते हैं और 16 वर्ष नाबालिग वगैरह, तो इसमें पुरुष का मतलब है कि वह 1 वर्ष से लेकर कितनी भी आयु का होगा लड़का या लड़की, लड़का, वह पुरुष ही कहलाएगा। भले हम उसके अलग अलग कैटेगरी रखते हैं लेकिन पुरुष ही कहलाएगा। यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को एकदम क्लियर कर दिया है कि किसी भी आयु की महिला होगी तो वह भी स्त्री कहलाएगी और किसी भी आयु का पुरुष होगा वह भी नर जो होगा वह पुरुष कहलाएगा, ठीक है। धारा 11 इंपॉर्टेंट है। देखिए व्यक्ति की परिभाषा, धारा 11 इंपॉर्टेंट है, इसके पढ़ के एकदम। व्यक्ति की परिभाषा यानी व्यक्ति हम किसे कहेंगे। अभी ऊपर मैंने हम कहा था ना लिंग, या यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने कहा था लिंग या व्यक्ति शब्द का,
यहाँ पर लिखा हुआ है लिंग या व्यक्ति शब्द, इसी के बारे में यहाँ पर दिया है परिभाषा। क्या कि व्यक्ति की परिभाषा क्या है कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कोई भी कंपनी आ सकती है, संघ आ सकता है, व्यक्ति या निकाय आ सकता है, इसे हम व्यक्ति मानेंगे। मतलब जैसे एक बार एक केस हुआ था मैगी कंपनी के ऊपर शीशा मिलाने की वजह से, आपको पता भी होगा, या और भी बहुत सारे प्रोडक्टों के ऊपर हो जाता है, कोई खाद्य सामग्री वगैरह बेचती है तो कहते हैं ये फला व्यक्ति। तो जो व्यक्ति शब्द होता है वह कंपनी के नाम से भी हम उद्घोषित कर सकते हैं, संघ के नाम से भी कर सकते हैं, किसी निकाय के नाम से भी कर सकते हैं। तो व्यक्ति का तात्पर्य किससे हुआ? व्यक्ति का तात्पर्य किसी से भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, समूह संघ मतलब होता है ग्रुप भी हो सकता है, कोई एक पर्सनल व्यक्ति अकेला व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, कोई निकाय भी हो सकता है। धारा 12 की बात करेंगे तो जनता और जन सामान्य की बात कही है। जनता हम किसे कहेंगे या सामान्य जन किसे कहेंगे, उसके बारे में है धारा 12 में। ठीक है, 11 का मतलब 1 और 11, 11 मतलब 11 लोग हो गए, 1 और 11 संघ हो गया। ठीक है, तो व्यक्ति का मतलब 1 और 11, एक व्यक्ति हो चाहे एक से ज़्यादा होंगे उसे भी हम व्यक्ति ही कहेंगे, ये याद करने का तरीका है। धारा 13 जो है वो क्वीन की परिभाषा है, या 1950 में निश्चित कर दी गई। क्वीन क्यों? क्योंकि आपको पता है जब हमारे भाई अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था तो जानते हैं भाई क्राउन जो होता था, क्राउन के अंडर में हम लोग यहाँ पर रूल हुआ करता था। तो जो महारानी जो होती थी, महारानी क्वीन, उन्हीं के अंतर्गत ये सब कार्य किए जाते थे, उनके देखरेख में। तो इसलिए उनको क्वीन को परिभाषित किया गया। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तो क्वीन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई स्वतंत्र राष्ट्र हो गया। तो इसलिए 1950 में से क्या कर दिया गया, जब हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ तो इसके बाद इसको निरसित कर दिया गया, यानी बाहर निकाल दिया गया। धारा 14 की बात करेंगे तो सरकार का सेवक। धारा 14 का मतलब किससे हुआ भाई? धारा 14 का मतलब हो गया सरकार का सेवक वह व्यक्ति जिसे सरकार, राज्य या संघ यानी केंद्र या स्टेट कोई भी नियोजित करती है। सरकार का सेवक किसे कहेंगे? सरकार का सेवक मतलब जो हमारे जो भी सेवक होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उन्हें हम सरकार का सेवक कहते हैं। ठीक है, वो राज्य सरकार में भी हो सकते हैं, केंद्र सरकार में भी हो सकते हैं। ठीक है, वो नियोजित द्वारा जो कर्मचारी होते हैं वो सब सरकार के सेवक ही कहलाते हैं। मतलब जैसे अगर आप पुलिस में भी चले जाएंगे, यूपीएसआई बन जाएंगे, दरोगा बन जाएंगे, तो भी आप सरकार के सेवक ही कहलाएंगे। आई बात समझ भाई? एक एक धाराओं को देखिए, यहीं से दोहराते चलिए, बिल्कुल समझते चलिए, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछा कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो धारा 15 और 16 को निरसित कर दिया गया है। ठीक है, धारा 15 क्या था फिर भी देख लीजिए। धारा 15 में क्या था? ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा थी, यानी जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश या अंग्रेजों के द्वारा जो शासित इंडिया थी उसकी परिभाषा थी। 1937 में इसको निश्चित कर दिया गया, पहले हटा दिया गया। धारा 16 क्या थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था भारत के, 1937 में इसको भी हटा दिया गया। धारा 17 सरकार की परिभाषा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सरकार किसे कहते हैं। ठीक है, 17 सरकार, जबकि चले जाएंगे अनुच्छेद 17 में तो 17 अस्पृश्यता है। ठीक है, तो यहाँ 100 से 17, 100 से सरकार, 100 से 17, 100 से सरकार। तो 17 सरकार की परिभाषा है, वो केंद्र और राज्य दोनों का हो सकता है। प्रश्न आ सकता है कि सरकार की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो आप बता सकते हैं। 18 धारा 18 इम्पोर्टेंट, भारत की परिभाषा। भारत किसे कहते हैं भाई? ठीक है, इसमें क्या बात थी? इसमें यह था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी भारत का राज्य क्षेत्र माना जाता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 हमने बताया धारा जब हमारे यहाँ से अनुच्छेद 370 हट गया, तब से हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर भी है। तो 18 जो है हमारा भारत की परिभाषा की बात करता है, बहुत अच्छी बात। जो 17 था वो सरकार की परिभाषा, यानी पहले सरकार आई, उसके बाद फिर भारत की परिभाषा बात की गई। सरकार बनाएंगे, गठित करेंगे, भारत की परिभाषा देने के बाद। धारा 19 में होता है न्यायाधीश। 19 न्यायाधीश, या जो पद से न्यायाधीश हो या मानक हो, मतलब जो जज वगैरह होते हैं उनके पद के बारे में बताया गया धारा 19 में। ठीक है, धारा 20 में बताया गया है न्यायालय, यानी वह घर, वह स्थान जहाँ पर न्यायाधीश अपना कार्य करते हैं उसे हम न्यायालय कहते हैं। ठीक है, वह स्थान जहाँ उनका भाई जैसे कोर्ट होता है ना, उसी को न्यायालय कहते हैं। धारा 21 की बात करेंगे तो लोक सेवक जो सरकार से तनख्वाह प्राप्त करता है उसे हम लोक सेवक कहते हैं। ठीक है, नियुक्त व्यक्ति जैसे टीचर, पुलिस हुआ। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अच्छा, और यहाँ पर एक था, हम थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखिए। हाँ, सरकार का सेवक होता है, मतलब ये मंत्रियों से संबंधित है यहाँ पर, जो सरकार चलाते हैं। ठीक है भाई, हम तो ब्यूरोक्रेसी में आएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे तो 21 धारा में है लोक सेवक, यानी जो नियुक्त होता है, जो परीक्षाएं वगैरह देकर, जैसे एसएससी से संबंधित ये सब जो लोग गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करते हैं उसे हम लोक सेवक या सरकार से तनख्वाह प्राप्त जो होते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, धारा 22 की बात करेंगे चल संपत्ति। ठीक है,
जो स्थायी रूप से जकड़ी हो। देखिए संपत्ति दो प्रकार की होती है, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। कौन कौन सी संपत्ति होती है? एक होती है हमारी चल, ठीक है, एक होती है चल संपत्ति, ठीक है, और एक होती है हमारी अचल संपत्ति, ठीक। हाँ, तो चल संपत्ति से किसे कहते हैं? जो मूवेबल हो, मतलब जो चलायमान हो। अचल संपत्ति किसे कहती हैं? जो नॉन मूवेबल हो, मतलब मूव नहीं कर सकते। जैसे खेत हुआ, ज़मीन हुआ, तो वो अचल संपत्ति हुई, क्योंकि वो हम चला नहीं सकते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जिसको हम नहीं ले जा सकते उसे हम अचल संपत्ति कहते हैं, और जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चल संपत्ति, ठीक है। दो प्रकार का होता है, एक चल संपत्ति होता है, एक अचल संपत्ति, ध्यान रखिएगा। तो धारा 22 में 22 दोनों एक जैसे हैं, तो एक जगह गोल गोल जैसे चक्का होता है पहिया, वो चल सकता है, उसी तरह चल संपत्ति है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है बाइक, ठीक है। उसके बाद है धारा 23, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा था, सदोष अभिलाभ या हानि, यानी सदोष, दोष सहित लाभ लेना या हानि पहुँचाना, उसे हम कहते हैं दोष सहित लाभ या कमाने का जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? सदोष अभिलाभ या हानि कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति जाली पेपर बनाता है तो भाई उसको लाभ होगा, या हस्ताक्षर करके लाभ कमाता है। जैसे सदोष लाभ का मतलब क्या है? जैसे समझिए आपने मिलावट किया, दूध है, मान लीजिए 1 लीटर दूध हमने गाय वगैरह पाल रखी है, ठीक है, तो जो हमारी गाय है या भैंस है उससे हमने दूध, मान लीजिए 5 लीटर मैं दूध ले आया, और 5 लीटर में मैंने 2 लीटर क्या किया? पानी मिला दिया, ठीक है। तो मैंने लाभ के लिए ही तो इसमें क्या किया भाई जो गलत कार्य किया मैंने लाभ के लिए किया, तो यह हुआ सदोष, ठीक है जी। उसके बाद इसमें लिखा है, जैसे कोई व्यक्ति जो होता है जाली पेपर वगैरह बनाता है, तो हमें उसमें तो लाभ है, इसलिए तो हमने जाली पेपर बनाया, तो उसमें दोष है, हम जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी लाभ कमाने के लिए मैंने वह दोष किया या वो अपराध किया। या हस्ताक्षर करके करते हैं, जैसे आपको याद होगा जब एप्लीकेशन देना होता था स्कूल में, तो मम्मी पापा का नकली सिग्नेचर वगैरह करके कितनी बार हम लोग ने, या फिर अटेस्टेड वगैरह कराना पड़ता है, तो करते हैं ऐसा बहुत कुछ, ठीक है। चलिए अच्छा, फिर बात करेंगे धारा 24 की। धारा 24 है बेईमानी करना। धारा 24 क्या है भाई? बेईमानी करना, ठीक है। बेईमानी करना का मतलब क्या हुआ भाई? धारा 24 में बेईमानी करना मतलब धोखा देना, ठीक है। उसे धोखा देना किसे कहते हैं? मतलब किसी को जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन या फिर किसी को ठगना, ठीक है, तो वो बेईमानी कहना कहलाता है। जैसे मतलब आप, जैसे कोई व्यक्ति आपके पास पैसा मांगने के लिए आया और आपने, या फिर सामान खरीदना है, आपने 1 किलो की जगह कुछ कम उसे दिया, तो वह बेईमानी आपने किया, ठीक है। उसके बाद है फिर कपटपूर्वक होता है। इसकी परिभाषा धारा 25 में दी गई है। कपटपूर्वक यानी किसी को मिसचीफ करना, ठीक है, यानी कपट करना, उसके अंदर मतलब छल करना, धोखा देना एक तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर धारा 26 है। धारा 26 है विश्वास करने का कारण, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। यानी किसी के ऊपर विश्वास करने का कारण, जैसे देखिए इसमें लिखा है मैंने, जैसे राम श्याम के ऊपर चोरी का आरोप लगाता है तो उसे विश्वास है कि वह चोरी किया है, अर्थात सबूत दीजिए। यानी विश्वास करने का कारण का मतलब होता है, धारा 26 ये बताती है हमें कि हम विश्वास क्यों करें। जैसे आपने कहा किसी से कि इसने ही मेरा पर्स चुराया है, तो भाई कुछ तो आप ऐसा विश्वास कैसे विश्वास से कह सकते हैं? किसी ने आपका पर्स चुराया तो कैसे विश्वास है? तो आप बताएंगे कि मैं पर्स यहाँ पर रखा था, तो यही व्यक्ति मेरे पास आया था, मैंने ये पर्स रखकर बाथरूम में गया था, उसके बाद फिर वापस देखा मेरा पर्स गायब था, तो यही व्यक्ति मेरा पर्स चुराया होगा। यानी आपने एक सबूत दिया कि मैं जब बाथरूम में गया था तो मैंने अपना पर्स यहीं बाहर छोड़ दिया था, और यह व्यक्ति आया और इसी लेके आया। या आप बाइक वगैरह के बारे में कह सकते हैं कि इसी व्यक्ति ने बाइक मेरा चुराया है, तो आप कोई ना कोई सबूत देंगे। तो यानी आपके कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आपके विश्वास का कारण क्या है, आप किस विश्वास से आप कह सकते हैं कि यही व्यक्ति चोरी करता है या किसी गुनाह किया है। तो वह जो विश्वास करने का जो कारण होता है वह सबूत मांगता है। क्या मांगता है भाई? सबूत मांगता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि राम और श्याम के ऊपर चोरी का आरोप लगाने का मतलब होता है सबूत देना। यानी जो अदालत यही बात मानती है कि आप सबूत दिखाइए। तो 26 ही बताता है कि आप किस विश्वास के बिना पर कर सकते हैं कि इसी व्यक्ति ने यह कार्य किया है या अपराध किया है। फिर बात करेंगे धारा 27 की। धारा 27 जो होता है पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। यानी अगर कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है, उसके बाद पत्नी, लिपिक या उसका जो सेवक होता है उसकी संपत्ति जो होती है कब्जे में होती है। तो इसके बारे में है, जैसे आप देख सकते हैं कि आपने अपनी कोई संपत्ति अपने पत्नी या किसी को दे रखी है, तो यदि
उसमें कोई अपराध होता है तो केस संपत्ति के मालिक पर चलेगा, न कि पत्नी, लिपिक या सेवक के ऊपर। यही बात इसमें बताई गई है। यानी अगर कोई भी चीज़ है वो आपकी पत्नी ले ले, ठीक है, आप मतलब जैसे आपने कोई चोरी की और आपकी पत्नी जो आपकी वाइफ है, अगर आपने अपनी वाइफ को दे रखा है, ठीक है, या आपका जो भी मान लीजिए सर्वेंट है, जो आपका नौकर है, उसको दे रखा है आपने, ठीक है, तो नौकर को अगर आपने दे रखा है और किसी प्रकार के लिपिक को दे रखा है, तो जो केस होगा वह संपत्ति जो संपत्ति का मालिक होगा उसके ऊपर चलेगा, ठीक है, यदि उसमें कोई अपराध होता है तो। यानी अगर आपने अपनी कोई संपत्ति अपने पत्नी या लिपिक को दे रखी है, तो यदि उसमें से कोई अपराध है, तो केस संपत्ति के मालिक पर चलेगा, यानी जो व्यक्ति होगा उसके ऊपर चलेगा। आगे लिखा है धारा 28, कूटकरण करना, नकल करना, कॉपी करना। जैसे नकली मोहर, नकली नोट, स्टाम्प बनाना। कूटकरण मतलब होता है कोड करना। जैसे आपने देख लिया कि किस प्रकार से यह छपता है, वही कोड आपने अपने साथ छाप दिया, ठीक है, या हस्ताक्षर भी, यह धारा 28 के अंतर्गत आता है। जैसे कोई बोला कि भाई ग्राम प्रधान से लिखवा कर लाइए, आपका ग्राम प्रधान के साथ भाई लफड़ा है, ग्राम प्रधान लिखना ही नहीं चाहता। जैसे अब कुछ दिन देखिए जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात